गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंटैक्स का अगला पार्ट देने जा रहा हूँ। सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आप समझने का प्रयास करो। ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि क्या है भाई, मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी। इन सबका मतलब होता है, आप अगर ऐसे समझो तो इन सबका मतलब होता है बहुत बहुत। अ ग्रेट मेनी अच्छे खासे भी आप इसको कह सकते हो, अ गुड मेनी बहुत सारे भी आप इसको कह सकते हो। तो इनका यूज हमें कैसे करना है तो आप समझने का प्रयास करो। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इन सब के बाद में बेटा नाउन आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कि आपको जैसे मान लो आपने यहां पर लगाया कि जैसे स्टूडेंट्स लगा दिया, आपने यहां पर स्टूडेंट्स लगा दिया तो मेनी स्टूडेंट्स, आप ये तो बहुत सी कॉमन सी बात। आ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में आपको जो वर्ब लगानी है वो भी आपको प्लूरल लगानी है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो वर्ड्स लिखे इन सबके बाद में नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसके बाद में अब देखो, मेनी ऑफ, ग्रेट ऑफ और अ गुड मेनी ऑफ। अब इनके बारे में समझने का प्रयास करो बेटा। इसके बाद में आपका जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी आ सकता है, इसमें प्रोनाउन नहीं लगाना क्योंकि ये सारे काम कर रहे हैं एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? तो इनसे पहले हमेशा आप, इनके बाद में हमेशा आपको नाउन ही लगाना है और इनके बाद में प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा ये आप याद रखें। क्लियर? इन सब के बाद में अगर नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी आपको क्या लगानी है, प्लूरल। ये बात आपको याद रखनी है और अगर वर्ड लगा देना है। जैसे मेनी ऑफ, अगर प्रोनाउन लगाया, मान लो देम लगा दिया आपने, उनमें से बहुत से लोग। आ ग्रेट मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग, अधिकांश लोग। तो ऐसे ही अ गुड मेनी, बहुत सारे, ढेर सारे, अधिकांश, अच्छे खासे। तो इन सब का मीनिंग होता है। और नाउन लगाना है तो जैसे मान लो यहां पर आपने नाउन लगाना है तो आपने यहां पर जैसे स्टूडेंट्स लगा दिया, स्टूडेंट्स लगा दिया। और अगर प्रोनाउन लगाना है तो इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा और अगर नाउन लगाना तो नाउन में सब्जेक्टिव केस क्या और ऑब्जेक्टिव केस क्या, दोनों सेम होते हैं। और वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी। इसके बाद में एक वर्ड और है मेनी। इससे अभी शायद लास्ट ईयर और उससे भी पहले आपसे एक एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो इनके बाद में जो नाउन आएगा, इनके सबके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। मेनी आ हो या मेनी एन हो, नाउन आएगा सिंगुलर आएगा और वर्ब भी जो आएगी वो सिंगुलर आएगी और उसके बाद में अदर वर्ड्स लगेगा। क्लियर? अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं तो समझने का प्रयास करो। अ गुड मेनी ऑफ चेयर्स, अच्छी खासी कुर्सियों, जो बहुत सारी कुर्सियां थी, चेयर्स, उनमें से अच्छी खासी कुर्सियां या बहुत सारी कुर्सियां या ढेर सारी कुर्सियां क्या हो गई, आर ब्रोकन, टूट गई। उसके बाद में अ ग्रेट मेनी ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। तो आ ग्रेट मेनी ऑफ प्रोटेस्टर्स क्या कर लिए गए, आर अरेस्टेड, जो है वो अरेस्ट कर लिए गए। उसके बाद में आई हैव आ गुड मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास अच्छे खासे क्या है, मित्र है। इन दिस सिटी, इस सिटी में मेरे अच्छे खासे मित्र है। आपको मेरे बहुत सारे मित्र है, मेरे ढेर सारे मित्र है। तो इनका यूज हम बहुत सारे, ढेर सारे, अच्छे खासे के लिए करते हैं और इनके साथ में जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है। अब आपको इनको स्ट्रक्चर को नोट कर लेना, दिमाग में बसा लेना और ये सेंटेंस है इनको आप नोट कर लेना और इनको प्रैक्टिस कर लेना तो समझने का प्रयास करो। पहला वर्ड है हमारा ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। और जो एवरी है इसका भी मतलब होता है प्रत्येक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले आप ये समझे। इसका मतलब है एक एक करके, एक एक करके, और इसका मतलब होता है ये पूरा एक ग्रुप को शो करता है कि प्रत्येक मतलब सभी। जैसे आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, प्रत्येक मतलब सभी, कि जैसे यहां पर इन दोनों का अर्थ समझे कि एक एक करके प्रत्येक बच्चे को पेन बांट दो और सभी बच्चों को मतलब प्रत्येक बच्चे को पेन बांट दो। तो प्रत्येक मतलब सभी हो गया, यहां पर ईच का मतलब एक एक करके प्रत्येक हुआ। आइदर का मतलब होता है, अब देखो इसे चाहे आप इधर पढ़ो चाहे आइदर पढ़ो, दोनों बात। इसे चाहे नाइदर पढ़ो चाहे नीदर पढ़ो, दोनों की बात। तो आइदर का मतलब होता है कि दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, कोई नहीं। अब ये आपके सामने बेटा चार वर्ड्स लिखे हैं, इनका हिंदी मीनिंग आपने सीख लिया कि ये क्या, इनका ये जो है इनकी हिंदी क्या होती है। लेकिन बात यहीं पे नहीं खत्म होती, यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि हिंदी मीनिंग जानने से आपका भला नहीं होने वाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो चार वर्ड्स होते हैं इन चारों का जो यूज होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, आप समझिए। पहले ये जो चार वर्ड्स होते हैं
इनमें से आपको समझना यह है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये कब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं? एक यूज इनका करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कब हम इनका यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में करते हैं? और इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे कंजंक्शन भी होते हैं। तो कब हम इनका यूज कंजंक्शन में करते हैं, आप इनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। बेटा क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इसमें से कौन कौन से होते हैं और उनका यूज हम कैसे करते हैं तो समझने का प्रयास करो। पहला वर्ड है जो है ईच, दूसरा वर्ड है जो है आइदर, और तीसरा वर्ड है जिसे बोलते हैं हम नाइदर। ये जो तीन वर्ड है ये प्रोनाउन का जो प्रोनाउन की तरह इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में एडजेक्टिव में देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव में क्या होता है? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो ये चारों होते हैं, जब ये प्रोनाउन होते हैं तो तीन ही होते हैं, क्योंकि ईच हमारा केवल और केवल एडजेक्टिव होता है, ना ये प्रोनाउन होता है और ना ही ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। अब देखते हैं तो इसमें क्या है भाई, आइदर जो होता है वो हमारा एक कंजंक्शन होता है। उसके बाद में नाइदर जो होता है वो भी हमारा एक कंजंक्शन होता है। बस इसके साथ में एक चीज और जुड़ जाती है, आइदर के साथ में और लगता है और नाइदर के साथ में NOR नॉर लगता है। अब आप समझ गए। अब इनका हम यूज कैसे करें, अब आप समझने का प्रयास करो ये कब प्रोनाउन होते हैं। तो क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स के बाद में अगर आपका यूज हो ऑफ का यूज है तो ये हमारे होते हैं क्या? प्रोनाउन। ये बात आप अच्छे से समझना। अगर इन चारों वर्ड्स के बाद में, ये जो चारों वर्ड लिखे हैं इनके बाद में अगर किसी नाउन का यूज हुआ है, अगर ये नाउन आया है, तो आप ये समझना कि ये चारों वर्ड्स आपके क्या है? एडजेक्टिव है। और जो कंजंक्शन है वो मैंने बता दिया, आइदर के साथ और लगा है, नाइदर के साथ नॉर लगा है। और मान लो यहां पे लिखा है राम और यहां पे लिखा है मोहन, और यहां पे लिखा है राम और यहां पे लिखा है मोहन, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होंगे? कंजंक्शन होंगे। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई अगर ईच, आइदर, नाइदर है और ऑफ लगा है तो इनके बाद में दो चीजें आती हैं। क्या? यदि नाउन आएगा तो नाउन में क्या होता है बेटा कि नाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि भाई अगर जैसे यहां पर बेटा क्या लिखा है? राम लिखा है। अब राम का चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों राम ही होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे यहां पर अगर कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन का हमें हमेशा वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते है। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑफ लगा है। और मैंने आपको प्रेपोजिशन के वीडियो में, जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन आया है उसके बाद में अगर प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसलिए यहां पर प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अच्छा, यहां पर आप सीख गए कि इनके बाद नाउन आएगा तो ये सभी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। और इन सब के बाद में अगर ऑफ लगा होगा तो ये आपके क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। और कंजंक्शन आप सीख गए। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं कि इनके साथ वर्ब यूज करें तो किसमें कौन सी वर्ब यूज की जाए। तो आप यहां पर समझने का प्रयास करो। जैसे ये इतने वर्ड्स लिखे हैं, अब यहां पर आपको चाहे ये प्रोनाउन हो तो भी आपको यहां पे जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है। इस बात को आप नोट कर ले। चाहे ये प्रोनाउन हो तो भी वर्ब लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे यहां पर लिखा है ईच, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, ईच ऑफ अस, और यहां पर लिखेगा इज और फिर लगेगा क्या? गोइंग। अब ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, तो बोलो भैया एक की बात हो रही है। यहां पर जो वर्ब डिसाइड होगी वो अस के हिसाब से नहीं होगी, अस के हिसाब से नहीं होगी। यहां पर जो वर्ब लगेगी वो ईच के हिसाब से लगेगी। और ईच, ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपके देखो, अगर बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो भी ये ऑलवेज होंगे सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब भी लगेगी वो भी सिंगुलर। आप याद रखना, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे तो ये होंगे सिंगुलर और इनके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। हमें इस नाउन और प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि इसके अनुसार अगर अस के अनुसार लगती तो यहां पे आर लगता है। ठीक है, इतना समझ गया। ऐसे ही जब ये एडजेक्टिव होंगे तब भी ये होंगे सिंगुलर और इनके साथ वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। ये आप इसको आप नोट कर ले, अच्छे से समझ ले कि जैसे लिखा है एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट,
अब यहाँ पर एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो एवरी के हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या है, हालांकि यहाँ पे नाउन भी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर नाउन जो लगेगा वो सिंगुलर लग जाएगा, लेकिन आइदर और नाइदर के साथ में जो है और ईच और एवरी के साथ में यहाँ पर जो है नाउन आपको क्या लगाना, सिंगुलर, क्योंकि ये है क्या, हमारे एडजेक्टिव है। क्लियर, इतना आप समझ गए। तो ये आपका सिंगुलर हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, अब आप इन दोनों जो ये एडजेक्टिव होते हैं इनके लिए आप समझने का प्रयास करो। जैसे हमने लिखा यहां पर आइदर लिखा और यहां पर नाइदर लिख लिया, नाइदर। अब इनके बाद में जो नाउन आएगा वो ऑलवेज सिंगुलर आएगा। जो प्रो, देखो एक और बात बताएं, नाउन जो होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, नो डाउट। लेकिन प्रोनाउन अगर आप लिख रहे हो तो प्रोनाउन यहां पर कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन यहां पर ही है या सी है या ऐसा है। क्लियर, आई भी हो सकते हैं, तो इनसे आप, लेकिन नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। किस कंडीशन में, ये भी बताता हूं। देखो दो कंडीशंस होती है, एक जैसे दो नाउन है हमारे और दो हमारे प्रोनाउन है, तो एक नाउन अगर आपका सिंगुलर है और एक आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर नाउन जो होता है वो बेटा पहले यूज किया जाता है। कब, जब दो नाउन दिए गए हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो ऐसी कंडीशन में सिंगुलर वाला लगेगा पहले, और फिर आप यहां पर लगाओ ओ और यहां पे लगाओ नॉन। तो यहां पर जो नाउन लिखा जाएगा यहां पर वो आपका, अगर जैसे दोनों सिंगुलर है तो आपने दोनों सिंगुलर लगा दिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो ऐसी कंडीशन में पहले जो नाउन लगेगा वो आपका सिंगुलर वाला नाउन लगेगा और दूसरा जो नाउन लगेगा वो आपका प्लूरल वाला। पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल यूज कर सकते हो। क्यों, उसका एक रीजन है कि जब हम यहां पर वर्ब लगाएंगे तो ये जो नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर और प्लूरल हमारी डिसाइड होगी। तो आप इतना समझ गए, ये जो वर्ब लगेगी ये इसके हिसाब से लगेगी। जब ईच एवरी, जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके बाद में ऑफ लगा है, तो आपको वर्ब वहां पर सिंगुलर ही लगानी है। क्लियर, ऐसे ही इसमें भी जब ये आपके क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, इनके तुरंत बाद में नाउन लगा होगा और फिर वर्ब जो लगेगी वो भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इतना आप समझ गए। लेकिन जब ये कंजंक्शन होगी बेटा, तो कंजंक्शन की स्थिति में आपको अगर दो, एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो आपको पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल लगाना है, और अगर दोनों सिंगुलर है तो कोई टेंशन नहीं, आपको यहां पर लगा देना है। इनका हिंदी क्या होगा जब ये कंजंक्शन होंगे, जैसे लिखा है या तो राम, हिंदी में लिख के दिखाता हूं, या तो राम या मोहन, ऐसी कंडीशन में या तो राम या मोहन इज गोइंग टू स्कूल, या तो राम स्कूल जा रहा है या तो मोहन स्कूल जा रहा है। और यहां पर ना तो राम ना मोहन, मोहन अब लिख दो इज गोइंग टू स्कूल। अब आपकी क्या समझ में आया, जब दो सिंगुलर नाउन लगे हैं तो या तो राम या तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल, नाइदर राम नाइदर मोहन इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ। अब अगर आपको दो, जैसे एक सिंगुलर और एक प्लूरल लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, जैसे आपने लिखा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल। अब क्या है बेटा कि आइदर ही तो यहां पर आ गया ना, लेकिन फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स है, ज्यादा है, तो उसके अनुसार यहां पर जो वर्ब है वो इसके अनुसार डिसाइड होगी। क्लियर हुआ ना। इनसे, इन वर्ड से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो समझने का प्रयास करो भाई। क्या होता है कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, रादर देन, एज वेल एज, बट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, ये इतने वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये अब हमें करना क्या है और आपको सीखना क्या है, ये आप समझने का प्रयास करो। इसके पहले कोई भी नाउन लगा हो, नाउन हो या आपका यहां पर प्रोनाउन हो, मतलब कहने का है कि कोई भी सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट में चाहे नाउन हो और चाहे प्रोनाउन हो, और इसके बाद में भी आपका जो है कोई नाउन या प्रोनाउन हो, और इसके बाद में फिर आपकी वर्ब होगी और अदर वर्ड होगा। अब मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें ये कि बेटा जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद, टुगेदर विद, एज लॉन्ग एज, विद, नो एंड नॉट, रादर देन, एज वेल एज, बट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग से जुड़े हुए हो, तो हमेशा यहां पर जो ये वर्ब होती है ये ऑलवेज
पहला जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, कौन, मतलब ये वाला नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, इसके अनुसार यहां पर वर्ब डिसाइड होगी। मान लो यहां पर लिखा है आई और यहां पर मान लीजिए लिखा है ही। अब आपको यहां पर जो वर्ब लगानी है और इज, एम, आर में इनमें से चुननी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एम। क्यों? क्योंकि आई के साथ एम का यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये आप इनको नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कुछ भी करो, इनको आप नोट कर लो, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। कि अगर भाई समझने का प्रयास करो, मैं आज आपको कुछ रूल्स बताता हूं कि जो आपका प्रोनाउन है ना बेटा, प्रोनाउन, अब इसमें क्या है कि आपको बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कि अगर तीन प्रोनाउन, कितने, तीन प्रोनाउन, कौन सा, फर्स्ट पर्सन का, कौन सा, सेकंड पर्सन का, कौन सा, थर्ड पर्सन का, यदि तीनों प्रोनाउन को एक साथ बोलना है ना, तो आपको पता होगा ना कि धारा जो है भैया, धारा 370, तो आपको धारा 370 मालूम है, जो कि हट चुकी है। तो ऐसे ही आप एक चीज और नोट कर लो कि भाई आपको यहां पर जैसे आपने लगा दिया धारा 231। अब बेटा क्या करना है, जैसे धारा 231 का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लगाना है, उसके बाद में आपको थर्ड पर्सन लगाना है, और नंबर 3 पर उसके बाद में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज की। भाई अगर आपने धारा 231 का यूज किया तो मतलब आपने पहले सेकंड पर्सन लिखा, फिर आपने थर्ड पर्सन लिखा और उसके बाद में आपने फर्स्ट पर्सन, ऐसे लिख के बताते हैं कि भाई सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यू लिखना है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, थर्ड पर्सन, और फिर आप यहां पर एंड लगाओ और उसके बाद में आप फर्स्ट पर्सन लगा दो। क्लियर? और इसके साथ में एक सबसे सीरियस मिस्टेक बच्चे जो कर रहे हैं ना, कि क्या कर रहे हैं कि यहां पर उन्होंने सोचा कि भाई जब 3 लोग हैं तो इनका जो पॉजेसिव केस होता है, भाई सबने कहा कि जो पॉजेसिव केस होता है वो देयर का यूज किया जाता है जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं 3 और जब 3 लोग हैं तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, उन्होंने लगा दिया देयर। ये भी मिस्टेक हो रही है। तो हमें क्या करना है कि आई, यू लगाया, ही लगाया एंड आई लगाया। अब बेटा क्या है कि इसका जो पॉजेसिव केस आएगा वो क्या आएगा, अवर आएगा। कैसे आएगा कि भाई अब बताओ, तुम भी चलोगे, वह भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। तो जब सब लोग, ये तीनों लोग मिलके जा रहे हैं, तो बोलो अपने गांव जा रहे हैं ना, हमारे गांव जा रहे हैं ना, हमारे। तो जब तक आए किसी भी सेंटेंस में, जब तक आई होगा तो तब तक उसका पॉजेसिव केस बेटा हमेशा अवर होगा। क्लियर? तो हमें इसमें क्या गलती मिली कि हिंदी में बेशक आप कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं, क्लियर, लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलना है तो आपको सही बोलना है, राइट बोलना है, कि नाक नहीं करनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया कि भाई सबसे पहले मैं, तुम और वह, ऐसा लिखा है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, यू को लगाओगे, उसके बाद में फिर क्या लिखोगे, ही को लगाओगे, और उसके बाद में बेटा क्या लगाओगे, आई। अब ये राइट हो गया, यू, ही एंड आई विल गो टू। अब देयर नहीं होगा क्योंकि उसमें मैं शामिल हूं, तो मैं शामिल मतलब हम हुआ, हम तो हमारा हुआ, तो क्या लगाएंगे, आवर विलेज। अब ये सेंटेंस राइट हो गया। इसके बाद में बेटा अब इसमें केवल 2 ही लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर 2 भी हो तो जैसे आई एंड यू, तो बेटा सबसे पहले आपको यू लिखना, फिर आपने एंड और उसके बाद में आई। अब यहाँ पे डॉट डॉट लगाया, बोलो इसमें भी मैं शामिल ना, तो अब क्या होगा, इसका भी पॉजेसिव केस क्या होगा बेटा, अवर होगा। क्लियर? तो अब आपको पहले तो इसे सही करना है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, यू, और फिर क्या लगाना, यू एंड आई, और विल गो टू। अब देयर नहीं लिखना, इसमें भी क्या लिखना, आवर विलेज। क्लियर? इसके बाद में फिर तुम और वह, तो ये बिल्कुल देखो सही लिखा है ना, सेकंड पर्सन पहले और उसके बाद में फिर क्या आया, थर्ड पर्सन, कि भाई सबसे पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, तो विल गो टू। अब इसमें भी क्या है, देयर नहीं होगा। अब मेरी बात एक और अच्छे से समझो, जब तक सेंटेंस में यू है और कितने भी आप प्रोनाउन जोड़ दो, अगर इसमें आई नहीं है तो इसका पॉजेसिव केस बेटा हमेशा योर होगा। ये भी आपको याद रखना, यू एंड ही विल गो टू। अब योर विलेज होगा,
तो अब आपके दिमाग में खटक रहा होगा भाई देयर कब होगा। अब यहां पर एक बात समझ लो कि थर्ड पर्सन का, चाहे आप यहां पर ही लगाओ, चाहे यहां पर आप सी लगाओ, चाहे आप यहां पर कुछ भी राम मोहन सोहन, जैसे मान लो आपने लिख दिया एंड राम। अब ऐसी कंडीशन में इसमें अब इसका जो पॉजेसिव केस होगा वो बेटा देयर होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए, स्पीकिंग भी करें तो उसमें एरर्स का ख्याल रखिए। तो आप समझिए, देखो पहला सेंटेंस जो लिखा है वर्क हार्ड, उसके बाद में लेस्ट यू में फेल। अब आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको राइट करना है। मतलब इसका ये है, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो मतलब ये है कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के भी दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, V1, और उसके बाद में आपको अदर वर्ड्स लगाना है। फिर आपको लेस्ट लगाना है, LEST, लेस्ट। इसका मतलब होता है कहीं कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो, फिर आपने लगाया क्या, सब्जेक्ट, और फिर लगाओगे आप शुड, और शुड के बाद में V1 और अदर वर्ड लगेगा। अब बोलो, क्या ये सेंटेंस लिखा है इसमें कहीं पर शुड आया है? लेस्ट के साथ में ऑलवेज शुड आता है, और इसमें कभी भी हम NOT नॉट का यूज नहीं करते हैं। ना तो नो लगेगा ना तो नॉट लगेगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेना। अब आप यहां पर सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे सेंटेंस ज्यादा आते हैं, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। क्लियर? तो पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो इसमें गलती क्या है, आपको मे के स्थान पर आप शुड का यूज करो और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा है, दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। कहने का मतलब यह है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब आप समझने का प्रयास करो, चाहे आप लगाओ यहां पर दो, चाहे आप इसके स्थान पर लगाओ ऑल दो, चाहे आप लगाओ दो और चाहे लगाओ ऑल दो, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। और उसके बाद में आप यहां पे सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, और फिर अब अगला सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि देखो यहां पर बेटा केवल ऑनेस्ट से भी ये जुड़ गया है। क्लियर? और आप यहां पर ये भी कर सकते हो, ही इज ऑनेस्ट। अब आप चाहे ऐसा भी लिख दो और चाहे केवल दो एडजेक्टिव जोड़ दिए आपस में तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो अब आप समझने का प्रयास करो कि यहां पे लगेगा क्या। चाहे ही इज कर लो और चाहे देखो, अगर बेटा ऐसा जोड़ोगे तो दो क्लाउड जुड़ जाएंगे, और ऐसा जोड़ोगे तो केवल दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ जाएंगे। समझ गए ना? अच्छा, पहली बात तो दो और ऑल दो कभी भी आता है, उसके साथ केवल और केवल कॉमा आता है। क्लियर? पहली बात। लेकिन अगर लगाना है तो YET येट आता है दो और ऑल दो के साथ, बाकी कोई भी कंजंक्शन दो और दो के साथ नहीं यूज किया जाता। इसको आप लिख लो। तो यद्यपि वह गरीब है, और चाहे आप कॉमा लगा दो तो भी इसका मतलब हो जाएगा फिर भी, और चाहे आप येट लगा दो फिर भी इसका मतलब हो जाएगा फिर भी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, लेस्ट यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझें। क्या है कि भाई अगर हमने लगाया अनलेस या लगाया अनटिल, चाहे आप अनलेस लगाओ चाहे आप अनटिल लगाओ, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है कि भाई देखो, इसको पढ़ के देखो, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा जब तक कि नहीं। अब चाहे देखो बेटा, अनलेस क्या होता है, ये कंडीशन को शो करता है,
और अनटिल क्या होता है, ये टाइम को शो करता है। अब आप याद रख लें, जब कंडीशन है, ये सेंटेंस क्या है, कंडीशन वाला है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पास होगे, सीधी सी बात। जब तक तुम यहां नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये टाइम है भाई, घंटा 2 घंटा 2 3 घंटा, और ये क्या है, कंडीशन है। लेकिन इसके साथ में एक बात याद रखना, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब होती है। और हाँ, एक बात और मैं यहां पे बता दूं, ये सेंटेंस आपका सबसे ज्यादा जो बनता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है भाई। तो यहां पर सब्जेक्ट V1 और V5 और उसके बाद में लगाओ अदर वर्ड, और फिर यहां पे लगेगा कॉमा और सब्जेक्ट लगेगा, और वर्ब जो कोई ना कोई एक HV होगी, उसके साथ नॉट होगा, और फिर V1 होगा और अदर वर्ड होगा। ऐसा ये बनता है। अब HV ये आपकी क्या है कि भाई कोई ना कोई फ्यूचर में, जैसे यहां पर विल शैल में लिख देता हूं, विल या शैल। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ ले बेटा, ये क्या है, थोड़ा सा साफ कर दे, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके साथ में नॉट। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि अनटिल अनलेस जो होता है, इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में नो नॉट का यूज नहीं किया जाता है। तो अब बताओ क्या भाई इसके साथ में कहा गया, बोलो डू नॉट लगा है या नहीं, डू नॉट लगा है। अब आप कहोगे विल शैल बताया, तो इसके साथ में आप कोई भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो, आप अपने सेंस के अनुसार। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, तो एक बनेगा क्या, सिंपल प्रेजेंट में, और एक बनेगा क्या, सिंपल फ्यूचर में। क्लियर। तो अब आप इसको यहां से ऐसे डू नॉट को हटा दो, अब सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब होगा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला है भाई, नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट, ना तो वह ना तो उसके पिताजी इंजर्ड हुए इस एक्सीडेंट में। अब एक बात आप याद रखें, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, आप यहीं पे समझ लें, दो सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, अगर आइदर और नाइदर नॉर, चाहे भैया वो आइदर और से जुड़े हो और चाहे नाइदर नॉर से जुड़े हो, अगर कभी भी ये जो वर्ब लगती है ना, ये लास्ट वाला जो भी होगा, इसके इस वर्ब से पहले जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर। अब यहां बोलो फादर है, फादर एक वचन करता या बहुवचन करता, सिंगुलर ना, तो अब आप यहां पे लगाओगे क्या, लगा दो वाज। अब आपका सेंटेंस ये हो गया राइट। कभी भी नाइदर नॉर, आइदर और से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ना, तो उसके साथ बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब डिसाइड करना। यदि दो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल जोड़ना, तो हमेशा लास्ट में प्लूरल वाला जोड़ना और पहले सिंगुलर वाला जोड़ना। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल अगर यहां पर है तो आप प्लूरल वर्ब का भी यूज करें। क्लियर। इसके बाद में आगे देखते हैं कि लिखा है द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर, भैया जो शिप थी और उसके सभी नागरिक जो उसपे यात्री लोग थे वे क्या है, वर संक, डूब गए थे। अब डूब गए थे, अब एक बात और बता दे भाई, यहां पर एक नाउन ये है और दूसरा नाउन ये है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, यदि कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद से, विद, along विद, आप लिख लो भाई, अभी मैं बोले दे रहा हूं तमाम सारे नाउन प्रोनाउन। अगर कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन विद, along विद, टुगेदर विद, ऐसे एज वेल एज, इनसे अगर जुड़े हो, तो अब आपको जो वर्ब डिसाइड करोगे वो पहले वाला जो नाउन होगा, पहले वाला यहां पे जो लिखा होगा उसके अनुसार यहां पर वर्ब लगेगी और अदर वर्ब लगा देना। क्या मैंने बोला कि दो नाउन या प्रोनाउन विद से जुड़े हो, along विद से जुड़े हो, टुगेदर विद से जुड़े हो, और एक्सक्लूडिंग से जुड़े हो, इंक्लूडिंग से जुड़े हो, बिसाइड से जुड़े हो, नन बट से जुड़े हो, ऐसे जो आपके हैं ना, उनको आप यहां पर जो वर्ब डिसाइड करोगे वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करना। पहला सिंगुलर
हो तो यहां पर सिंगुलर वर्ब, पहला प्लूरल हो तो यहां पर प्लूरल वर्ब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब बता, पैसेंजर्स तो भैया बहुत सारे हैं लेकिन शिप कितनी है, एक है, तो अब इसके साथ यहां पर वर्ब नहीं लगेगा, आप क्या लगाओगे, वाज, क्योंकि शिप के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब डिसाइड होगी। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अगला सेंटेंस लिखा है आई शैल लीव फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा। When my father will come, जब मेरे, अब इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं फिर आपको कायदे से समझाता हूं। जब मेरे पिताजी आएंगे तब मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब एक बात याद रखो, कोई भी कंजंक्शन लगा हो मेरे भाई, यहां पर जैसे इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, व्हेन हो, ऐसे अगर, जैसे मैं लिख के बताता हूं, इफ हो, अनलेस और अनटिल अभी मैंने बताया, अनलेस, अनटिल, व्हेन हो, व्हेन एवर हो, अब बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो क्लाउज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, बोलो ये वाला क्लाउज जुड़ा है ना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, उस वाले क्लाउज में, आप देखो ये क्या है, फ्यूचर में है, तो इसमें हमें चेंज नहीं करना, हमें चेंज इसमें करना, क्योंकि अभी बताया था कि भैया इन सब के साथ में हमें अगर दो सेंटेंस फ्यूचर में दिए गए हैं तो हमें एक V1 और एक V5 में बनाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और अगला क्लाउज किसी भी टेंस में दिया हो कोई टेंशन नहीं, तो बोलो भैया इसमें फादर है ना, विल नहीं लगेगा, फिर यहां पर सेंटेंस राइट क्या होगा, फादर लिख दिया और फादर को लिख दो कम्स। जब मेरे पिताजी आएंगे कब मैं यहां से दिल्ली के लिए निकलूंगा, इसका सेंस अब ये राइट हुआ। अगर विल लगा होगा दो सेंटेंस फ्यूचर में कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखे जाते। क्लियर। अच्छा, अगला सेंटेंस है आई डाउट, मुझे भैया संदेह है, क्या, ही विल कम आएगा। अगर पहला सेंटेंस क्लाउज आपका क्या है, डाउट वाला है, तो अब आप इसके साथ में सबसे बढ़िया है क्या, विदर लगा दो। क्यों लगाओगे, अगर डाउट है इसका मतलब है वो आएगा या नहीं आएगा। जब दो ऐसी सिचुएशन हो जब आएगा या नहीं आएगा, करोगे या नहीं करोगे, खाओगे या नहीं खाओगे, तो इस स्थिति में आपको विदर लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि विदर जो होता है वो ऑप्शन को शो करता है। बोलो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब अगला लिखा है योर सिस्टर टॉक्स एज इफ। एज इफ से सेंटेंस होते हैं भैया हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोले जाते हैं। तो सी इज मेड, अब ये क्या है, वो ऐसे बात करती है मानो कि पागल हो, तो पागल हो ऐसी है तो नहीं ना, केवल एक कल्पना है, मानो कि ना, एज इफ का मतलब क्या, मानो कि। आप इसको स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, बढ़िया सा है। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे प्रधानमंत्री हो, तो यू टॉक एज इफ यू, अब यहां पे क्या लगेगा, तो अब आप यहां पर लगाओ क्या, वर्ड। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, हर हाल में आपको यहां पर वर्ड ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना। क्लियर। तो यू टॉक, तुम ऐसी बातें करते हो मानो कि यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, तुम एक प्रधानमंत्री हो, यू वर डीएम, मानो कि तुम एक डीएम हो। क्लियर। तो ऐसा। अब लिखा है डू सो यू लाइक, अब ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है, करो जैसा तुम्हें पसंद हो। जैसे पिताजी मना करते हैं बेटा ऐसा ना करो, तो वो परेशान हो गए, तुमने भैया जो तुम्हारी मन हो, जो तुम्हारी मर्जी हो ऐसा करो, तो एज यू लाइक, डू एज यू लाइक, करो जो तुम्हारा मन हो। अगला सेंटेंस है ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम, वह तुम्हारी सहायता करेगा, अभी बताया था। ये देखो लिखा है इफ क्लाउज के साथ में कभी भी क्या नहीं आता मेरे भाई, विल शैल का यूज नहीं किया जाता, तो यहां से विल को हटा दो, लेकिन वह तुम्हारी सहायता करेगा यदि तुम उसके पास जाओगे। तो अब यहां पर क्या है, इस सेंटेंस को यहां पर लगाओ विल, ही विल
हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा यदि, इसका क्या हुआ, यदि तुम उसके पास जाओगे। बोलेगा अभी भी गा दीजिए, लेकिन इंग्लिश में लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ना, अगर ये लगे हैं तो इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो यू के साथ गो, ही के साथ गोज। क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छी बात। अगला सेंटेंस है ही केम आफ्टर। अब एक बात छोटी सी समझ लो भैया, क्या है कि आफ्टर और बिफोर, आफ्टर बिफोर का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब, तुम्हारे आने से पहले ट्रेन चली गई थी, तुम्हारे पहुंचने के बाद ट्रेन चली गई थी। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहां पर अगर सेंटेंस में आफ्टर है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। इस पर एक मैंने वीडियो भी डाला था। क्लियर। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, हेड प्लस V3। कब लगाना है, बाद में। बिफोर आया है तो सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस V3 पहले लगाना है। तो अब बताओ भैया इससे पहले क्या लगा, तो लगा दो ना सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, और इसके बाद में भी लगा दो सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। इससे सरल में कौन समझाता है भाई, अगर आफ्टर है बाद में है तो हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही क्या, हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद, तो बाद में लगेगा। इसका मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले लगेगा। तो इससे पहले क्या आएगा V2, इसके बाद में क्या आएगा V2। क्लियर हुआ। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोस। आप देखेंगे कि आपको ये लगता है कि आपको दिस, दैट, दीज, दोस के सारे यूज मालूम है, जहां कहीं भी आपको लगाना है आप वहां पर लगा सकते हो। लेकिन बहुत से, अगर ये इतना ही सरल होता तो दिस, दैट से आपके क्लास 12 की बात अगर की जाए तो उसमें, और उसके बाद में अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो उसमें कम से कम 2 से 4 नंबर का केवल एक अकेला वर्ड है दैट, इसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस दिस, दोस और दिस, दैट से आते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो अच्छे से कि इसमें हमें क्या सीखना है। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि भाई जो बच्चों वाली बातें हैं, उसके बाद में हम आपको एडवांस ले चलेंगे जो आपको पेपर आपका क्रैक कराने के काम आए। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आपको दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और आपका दोस हो गया। तो क्या होता है आपका दिस और दैट, दीज और दोस, दिस और दैट ये होता है सिंगुलर। आप एक एक बात को नोट भी कर सकते हैं और इसको वीडियो जितना हो उतना आप इसको सावधानी पूर्वक एक एक बात को समझने का प्रयास करें। और दीज और दोस होता है हमारा ऑलवेज प्लूरल। तो इसका मतलब क्या है अभी मैं बताता हूं। दिस और दीज ये दोनों यूज होते हैं पास के लिए, और दैट और दोस ये दोनों यूज होते हैं दूर के लिए। आपको इतना समझ में आया कि भाई दिस और दैट होते हैं सिंगुलर, दीज और दोस होते हैं प्लूरल। दिस और दीज होता है पास के लिए, दैट और दोस ये होता है दूर के लिए। कैसे, जैसे आप समझने का प्रयास करो कि एक बच्चा यहां पर, जैसे मान लो एक ये बच्चा है यहां पर खड़ा है, एक बच्चा है ये यहां पर खड़ा है। अच्छे से समझने का प्रयास करो। ये 2 बच्चे हैं यहां पर, और बढ़िया सा एक एक बात को आप समझने का प्रयास करें तो आपके ज्यादा बढ़िया फिगर बना के हम आपको समझा रहे हैं। अब देखो, जैसे आप यहां पर खड़े हो तो यहां पर ये एक बच्चा है और यहां पर ये 2 है, मतलब ये क्या है सिंगुलर है और ये क्या है आपका प्लूरल है। तो अब आपको ये है हमारे पास, तो पास के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, दिस इज अ बॉय। अब हमने क्या लिख दिया, दिस इज अ बॉय, मतलब ये जो है ये हमारे पास है और ये क्या है, ये हमसे थोड़ा सा दूर है। तो हमने क्या लिखा कि दैट इज अ बॉय। जो पास है उसके लिए हमने क्या यूज किया, दिस। जो हमसे दूर था उसके लिए हमने क्या यूज किया, बॉय। अब ऐसे ही जो प्लूरल है, और देखो बेटा सिंगुलर जो दिस और दिस होता है, दैट होता है, ये आपका ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इसके बाद में अब ये समझो भाई, यहां पे लिखा है कि दीज ये है हमारा पास है तो हमने लिखा दीज,
अब आर, अब दीज आर, क्योंकि दो है तो दीज आर बॉयज, और वे दूर है तो उसके लिए क्या लिखा, दोज आर बॉयज। अब जो दूर है उनके लिए हमने लगाया दोज, जो पास है उनके लिए लगाया हमने दीज, और चूंकि लड़के हैं तो लग गया। अब हमने आपको यह सिखाया कि भाई दिस जो होता है पास के लिए होता है, दीज पास के लिए होता है, तो ये दोनों कहां आ गए, ये दोनों हो गए क्या हमारे, ये हो गया हमारा दिस और ये हो गया हमारा दीज, और वे दूर है तो दूर के लिए हम लगाते हैं दैट, और इसके लिए लगाया हमने क्या, दोज। आप इतना समझ गए ना, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपको बोलने का स्टार्टिंग करना है, तो बोलने का स्टार्टिंग करना है तो जैसे आपको यह बताना है यह एक लड़का है, तो आपने बताया यह एक लड़का है, तो आपको बोलना क्या है, दिस इज अ बॉय। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने क्या बोला, दिस इज अ बॉय। अब वह एक लड़का है तो दिस का मतलब क्या होता है हिंदी, या दैट का मतलब क्या होता है, वह। दिस का हिंदी होता है, दिस का हिंदी ये सब, और दोस्त का हिंदी होता है वे सब। तो चाहे आप केवल ये लगाओ कि वे सब लड़के हैं, तो आपने वे हैं दूर है तो उसके लिए लगाया दोज आर बॉयज, पास है तो आपने उसके लिए लगाया क्या, दीज आर बॉयज, या दीज आर गर्ल्स, या दीज आर बेंचेस, दीज आर सीट्स, जो आपको लगे, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ऐसे आप पास के लिए दूर के लिए इनका यूज आप कर सकते हो। ये इतने जो होते हैं बेटा, ये सारे आपके कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सभी क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आपको आगे थोड़ा सा एडवांस ले चलते हैं, तो इसका मतलब ये अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो यही सब होते हैं हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। कैसे होते हैं समझने का प्रयास करो। जैसे लिखा है दिस, अब आपने यहां पर लिखा भाई दिस बुक इज माइन। अब आपने लिखा यह किताब मेरी है, हिंदी इसका क्या होगा, यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन। अब ये बेटा जो बुक है ये हमारा क्या है, नाउन है। इससे पहले, नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अब हमारा अब ये जो दिस है ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर दिस था जिस वर्ड के तुरंत बाद में कोई भी वर्ब आ जाए, जिस वर्ड के तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो बोलो भैया इसके तुरंत बाद वर्ब आई ना, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। और दिस है, दिस के तुरंत बाद क्या आया, नाउन आया, तो इससे पहले ये है तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन बोलो भैया इस वर्ब, ये जो वर्ब है इससे पहले जो आएगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ऐसी कंडीशन में बुक है हमारा नाउन और दिस है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। ऐसे ही दैट भी होता है। अब चाहे आप यहां पर दैट लगाओ, तो दैट बॉय इज माई ब्रदर। अब वह लड़का जो है मेरा क्या है, भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। अब आप लगाओ दीज बुक्स आर माइन, ये सभी किताबें मेरी हैं। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, आपको ये बोलना है कि ये सभी किताबें मेरी हैं, तो दीज बुक्स आर माइन, ये सभी किताबें तुम्हारी हैं। तो अब अगर आपको बोलना है कि भाई दोज बॉयज आर योर ब्रदर। अब वे लड़के हैं, वे लड़के क्या है, आपके भाई है, मतलब तुम्हारे भाई है। क्लियर। तो अब आपने क्या सीखा कि भाई इसमें जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब इन सब के वर्ड्स के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। इन सब वर्ड्स के बाद में अगर आपका कोई ना कोई एक नाउन आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये सारे वर्ड्स हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं आपको समझाने का कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है।
अब समझने का प्रयास करो। आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे हैं। इन 4 सेंटेंस को आपने अगर कायदे से देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो इससे बाहर अगर रिलेटिव प्रोनाउन, आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट से अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये प्रॉमिस है। तो क्या है, आप समझने का प्रयास करो कि अगर एक सेंटेंस लिखा है कि भाई देयर इज नथिंग, अब हमें सीखना क्या है, केवल और केवल ये, बस आपको सीखना है दैट। अब आपने सीखा देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं, अट्रैक्ट मी, जो मुझे अट्रैक्ट कर सके। जब दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका हिंदी क्या होता है, जो होता है। तो अब आप समझिए कि अच्छी तरीके से अगर कोई भी वर्ड, कौन कौन से मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। अगर यहां पर आपको लगाना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अगर उससे पहले अगर आपको ऑल दिया गया हो, समझते रहना ऑल। अगर आपको ओनली दिया गया हो, कौन सा, ओनली दिया गया हो। अगर आपको यहां पर फ्यू दिया गया हो, कौन सा, फ्यू, फ्यू हो, ऑल हो, ओनली हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो। नथिंग हो गया, आप यहां पर समथिंग भी लिख लो, समथिंग। और यहां पर देख लो, अगर मान लो यहां पर सम लिखा हो, सम हो गया, लिटिल लिखा हो, देखो कितने वर्ड्स हैं, फ्यू हो गया, ऑल हो गया, ओनली हो गया, सम हो गया, लिटिल हो गया, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसा कुछ भी दिया गया हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन चूज करने से के लिए केवल और केवल एक ही मिलता है, जो है दैट। ऐसा अगर लिखा है दैट से पहले कहीं पर भी इस पूरे क्लाउज में आपको फ्यू हो, ऑल हो, ओनली हो, सम हो, लिटिल हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, ऐसा कुछ भी है, नन हो, NONE, नन हो, तो ऐसा अगर कुछ भी लिखा है तो आप यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया एक बात। अब दूसरा देखो कि यहां पर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, कौन सा लगाना भाई, इट आता है वस्तु के लिए, तो यहां पर क्या विच लगा दे, राइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे, यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगाने से पहले आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है भाई, चाहे व्हाट से शुरू हो, वेयर, मतलब अगर आपका ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट ही लगाना है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद में अगर यहां पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो अगर आपने ये देखा, ये क्या लिखा है भाई, ये है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाए तो आपको यहां पर दैट का ही सिलेक्शन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। इसके बाद में अब देखो ये सेंटेंस आ गया, इसमें बोलो, हमें ये नहीं चेक करना यहां पर एनिमल है विच आएगा, लेकिन नहीं भाई, मैन इज द ओनली एनिमल, मानव ही केवल एक ऐसा प्राणी है, जानवर है, कैन यूज इज इंटेलिजेंस, जो अपनी बुद्धि का यूज कर सकता है। तो अब मैंने आपको बताया कि यहां पर देखो ओनली लिखा है, अगर ओनली है तो आपको यहां पर केवल दैट लगाना है, एनिमल देख करके विच के तरफ दौड़ना नहीं है। क्लियर, समझ गए ना। अच्छा, एक और मैं बता दूं, वो भी ब्रह्मास्त्र है, आप उसको याद रखें। क्या, अगर मान लो जैसे लिखा है यहां पर द बॉय एंड हिज डॉग, अगर बेटा कोई भी सेंटेंस ऐसा आपको दिया जाए जिसमें एक मानव हो, मतलब एक मानव हो और दूसरा एनिमल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, अगर एक जैसे एक बॉय है, एक लड़का है और एक जानवर है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना है, तो आपको दैट ही यूज करना है, दैट के अलावा मेरे भाई आपको कुछ नहीं लगाना है। क्लियर, तो ये रहा आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। जो पहले दिया वो बिल्कुल बेसिक दिया, उसके बीच में जो दिया वो आपके स्पीकिंग के लिए दिया, ये आपके स्पीकिंग में भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाओ कहीं भी कुछ भी बोल दो, देखो बेटा वहां पर बेइज्जती कराओ,
क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर? नए हैं आप तो हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? और तो फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ आपके लिए अच्छा हो, जो आपके स्पीकिंग में भी काम आए और जो आपके एग्जाम को भी क्रैक कराने के काम आए। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।